हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। पहले हम आज करेंगे लास्ट क्लास के जो न्यूमेरिकल्स थे वो वाला होमवर्क पूरा करेंगे, उसके बाद आज का टॉपिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम किया था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपको दी हुई है 30 किलोमीटर्स पर आवर और डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट। एंड अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर ड्यू नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ कार दी हुई है 40 किलोमीटर्स पर आवर in the northward direction. What is the velocity of car as appearing to a passenger in a train? Velocity of car with respect to train निकालना है, relative to the passenger in the train. ये क्या होगा? velocity of car minus velocity of train होगा कि नहीं? You may write it as velocity of car plus negative velocity of train. तो अब इसको दोबारा बनाते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार अपनी जगह पे, ये हो गया नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया वीसीटी। इन दोनों का रिजल्टेंट बनाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। ये हो गया इनका रिजल्टेंट वीसीटी। अब आप चाहे पाइथागोरस से कर लो, चाहे 90 डिग्री कंसिडर करके कर लो, फर्क नहीं पड़ता। पाइथागोरस से करो, इजी हो जाएगा, सीधा आ जाएगा। VCT कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है ना, ये 30 ही रहेगा, ये 40 हो रहेगा। तो आंसर आ गया 50 किलोमीटर्स पर आवर। और डायरेक्शन अगर इसको फाई मान रहे हो तो tan फाई हो जाएगा 40/30, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। इतना एंगल कहां पे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल P ड्यू ईस्ट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। P पार्टिकल की स्पीड है 4 मीटर्स पर सेकेंड एंड दैट ऑफ Q इज 3 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू साउथ। वेलोसिटी ऑफ Q इज 3 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q? P विद रिस्पेक्ट टू Q कितना होगा? VP माइनस VQ। यही होता है फॉर्मूला, VP माइनस VQ मतलब VP प्लस नेगेटिव ऑफ VQ। तो VP अपनी जगह पे रहने दो, नेगेटिव ऑफ VQ ऊपर की तरफ हो गया। वैल्यू सेम रहेगी, ये 4 ये आपका 4 था, ये 3 था। रिजल्टेंट निकालना होगा इन दोनों का, पाइथागोरस फिर से। ये हो गया VPQ। सो VPQ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आंसर आ गया 5 यूनिट्स क्या थे? मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन के लिए इसको फाई मान लो, tan फाई हो गया 3/4। फाई हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऊपर से निकालते तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 4/3 ईस्ट ऑफ नॉर्थ होता है tan फाई, 3/4 होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है बात? ये था नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मैन 5 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट की तरफ। एंड द रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली। अपीयर्स मतलब ये रिलेटिव दिया हुआ है। रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर। ऊपर से फॉल कर रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन ये दिया हुआ है 12 किलोमीटर्स पर आवर विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये रिलेटिव है। आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, वो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। हाँ कि ना? होगा। मतलब यही दो वेक्टर्स जो दिए इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। क्या लगाओगे? ट्राइंगल लॉ। ये हो जाएगा VR। दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस। ठीक है, सो रिजल्टेंट का सीध दिया तो पाइथागोरस लगा दो। VR हो गया अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 169। आंसर आ गया 13 किलोमीटर्स पर आवर। ये आ गया VR।
डायरेक्शन रेन की जब भी निकालते हैं वर्टिकल के साथ निकाला करो, इसको फाइव मान लिया, tan फाइव, ये फाइव है तो ये फाइव हो गया ऑल्टरनेट, tan फाइव हो गया 5/12, सो फाइव हो गया tan इनवर्स 5/12, हम बोलेंगे विद वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। क्लियर? ये था नंबर 3. Let's move on to question number 4. A train is moving with a velocity of 30 kilometers per hour due east. Velocity of train is 30 kilometers per hour. ये रिपीट क्वेश्चन हो गया बेटा, रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आई गेस 1 सेम था, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5. Rain is falling vertically with the speed of 35 meters per second. This is velocity of rain, 35 meters per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meters per second in east to west direction. Velocity of man, velocity of woman east to west आपको दी हुई है कितनी? 12 meters per second. आपको निकालना है what is the direction in which she should hold her umbrella, मतलब relative की डायरेक्शन निकालनी है। velocity of rain with respect to woman, ये होगा velocity of rain minus velocity of woman, so velocity of rain plus negative velocity of woman, yes or no? so velocity of rain अपनी जगह पे रहेगा, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमेन इस तरफ हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। सिर्फ एंगल निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना होता तो पाइथागोरस लग जाता। एंगल निकालना है तो इसको फाइव मान लिया, वर्टिकल के साथ निकालते रेन का एंगल, ये भी फाइव हो गया। tan फाइव कितना हो जाएगा? tan फाइव हो जाएगा 12/35, तो आंसर हुआ 5 इक्वल टू tan इनवर्स 12/35 with vertical towards west। समझ में आ गई बात? ये था नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। To a person moving eastward with a velocity of 4.8 kilometers per hour, velocity of person ये दिया हुआ है 4.8 kilometers per hour। रेन appears to fall vertical, appears मतलब relative दिया हुआ है, this is velocity of rain with respect to person, vertical with the speed of 6.4 kilometers per hour, ये relative दिया हुआ है, actual निकालना है। velocity of rain with respect to person, ये होगा velocity of rain minus velocity of person, so velocity of rain कितना हुआ? velocity of rain with respect to person plus velocity of person, right? सो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, दिस प्लस दिस। आप क्या करोगे? सीधा ट्राइंगल लॉ लगा दोगे, ये आ गया आपका रिलेटिव, ये आपका रिजल्टेंट आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन। मैग्नीट्यूड निकालना है, पाइथागोरस लगा दो, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 6.4 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, कैलकुलेशन हो जाएगी। और tan फाइव निकालना है, फाइव किसके साथ निकालते हैं? वर्टिकल के साथ, ये फाइव हुआ तो ये फाइव, tan फाइव हो गया 4.8 अपॉन 6.4, 48/64, 4 से कट रहा है 12, और ये कट रहा है 16, फिर 4 से कट रहा है 3/4, सो 5 आ गया tan इनवर्स 3/4 with vertical towards west। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? A ship is streaming towards east with a velocity speed of 12 meters per second। Velocity of ship ये दिया 12 meters per second। A woman runs across the deck at a speed of 5 meters per second
in the direction at right angles to the direction of motion of the ship towards north. North की तरफ जा रही है. Velocity of woman, speed है 5 meters per second. What is the velocity of woman relative to sea? Relative निकालना है, resultant निकालना है. सोचो ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ वुमेन. ये वो वेलोसिटी ऑफ वुमेन है? नहीं, ये है वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू शिप. क्यों? देखो शिप इस डायरेक्शन में जा रही है. मैंने बोला मैं शिप में हूं और मैं परपेंडिकुलर भाग रहा हूं, तो रिलेटिव टू शिप में परपेंडिकुलर भाग रहा हूं ना. एक्चुअल में तो नहीं भाग रहा, एक्चुअल में तो शिप भी आगे जा रहा है. तो अगर शिप रुका होता तो मैं परपेंडिकुलर भाग रहा कि नहीं. तो ये रिलेटिव दिया हुआ है और आपको नेट निकालना है. तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू शिप हो गया वेलोसिटी ऑफ वुमेन माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप. सो एक्चुअल वेलोसिटी हो गया वुमेन विद रिस्पेक्ट टू शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप. इसमें क्या करोगे? कौन सा लॉ लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ लगेगा. तो रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो इनका. तो ये हो गया इसका एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वुमेन. सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वुमेन पाइथागोरस से निकाल लो. अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. आंसर आ गया 13 मीटर्स पर सेकेंड. और डायरेक्शन ये 5 मान लो. tan 5 ये हो गया 5/12. 5 हुआ tan इनवर्स 5/12 नॉर्थ ऑफ ईस्ट. क्लियर? ये था नंबर 7. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. 8th कह रहा है अ प्लेन इज ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर्स पर आवर. वेलोसिटी ऑफ प्लेन है ईस्टवर्ड्स 500 किलोमीटर्स पर आवर. बट अ 90 किलोमीटर पर आवर विंड इज ब्लोइंग साउथवर्ड्स. वेलोसिटी ऑफ विंड 90 kilometers per hour. Okay. What is the direction of the speed and speed of the plane with respect to ground? Relative निकालना है, resultant निकालना है. सोचो एरोप्लेन उड़ रहा है, उसकी अपनी स्पीड है, साथ में हवा ने उसको एक एडिशनल स्पीड दी. तो ये रिजल्टेंट का क्वेश्चन है. रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, मतलब एक्चुअल स्पीड निकालनी है. तो ये रिजल्टेंट निकालना है आपको. वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी. नेट वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर. कैलकुलेशन हो जाएगी और इसको 5 मानू. सो tan 5 हो जाएगा 90/50. 5 हो जाएगा tan इनवर्स 9/5 साउथ ऑफ ईस्ट. अगर दूसरा निकालते तो ईस्ट ऑफ साउथ होता. ठीक है जी. आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे. अ रेकलेस ड्रंक इज प्लेइंग विद अ गन इन एन एयरप्लेन that is going directly east at 500 kilometers per hour. Velocity of aeroplane 500 kilometers per hour. The drunk shoots the gun straight up at the ceiling of the plane. The bullet leaves the gun at a speed of 1000 kilometers per hour. Relative to observer on the earth, what angle does the bullet makes with the vertical? Fire किया किसके रिस्पेक्ट में? एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में. तो ये दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन. कितनी है ये? 1000. एरोप्लेन के अंदर बैठ के फायर करा तो रिलेटिव हो गई है. विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन मींस एरोप्लेन रेस्ट पे कंसीडर करो, तब भी 1000 से निकलती ना अगर मैं अंदर से फायर करूं तो. सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन. आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है. वो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन. सो क्या लगाओगे? पैरेललोग्राम लॉ. वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1000 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर. सो 500√5 किलोमीटर्स पर आवर. इस एंगल को मैंने 5 मान लिया. tan 5 कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1000/500. ये हो गया 2. 5 हो गया tan इनवर्स 2. tan इनवर्स 2 एरोप्लेन से हुआ ना. तो एक काम करो, क्योंकि ये वर्टिकल है, नॉर्थ साउथ नहीं है, तो वर्टिकल के साथ एंगल 5 मान लो, ये मत मानो. सो tan 5 हुआ आपका 500/1000. सो 5 हुआ tan इनवर्स हाफ विद वर्टिकल्स टूवर्ड्स
ईस्ट। समझ में आया? क्लियर? ये था नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। A river 800 meter wide flows at the rate of 6 kilometers per hour। ये रिवर है जी, 800 meters wide, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर्स पर आवर। ओके जी। A swimmer who can swim at 10 in still water wishes to cross the river straight। A से B पे जाना है उसने, तो वो एंगल पे स्विम करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, उस पे ये ऐड होके रिजल्टेंट ये हो जाएगा। याद है ये कॉन्सेप्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। सो ये आपके पास है 8 किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी 10 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपके पास है 6 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, आंसर आ गया 8 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? आपको क्या बोला? अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, ये फाई मान लो, तो ये फाई हुआ कॉस थीटा 6/10, थीटा फाई कॉस फाई मतलब फाई हो गया कॉस इनवर्स 3/5 अपस्ट्रीम। ठीक है। दूसरा, हाउ मच शुड बी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो निकाल चुके हो। टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है 800 मीटर्स अपॉन वर्टिकल स्पीड कौन सी है? 8 किलोमीटर्स पर आवर। ये 800 मीटर्स है, तो इसको किलोमीटर्स में चेंज करो क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में। 0.8 किलोमीटर अपॉन 8 इतने आवर्स, 0.1 आवर, 0.1 आवर मतलब 6 मिनट्स। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है अ स्विमर अ बोट कैन रो at a speed of 10 kilometers per hour in still water. If the river flows steadily at 5, in which direction should a boatman row in order to reach the point directly opposite? Similar question है। ऐसे स्विम करना पड़ेगा 10 से, ऐसे उसको बोट चलानी पड़ेगी, रिवर की स्पीड है 5, सामने उसे पहुंचना है, ये फाई निकालना है। सो सीधा ये फाई निकाल दो, कॉस फाई हो गया हाफ, फाई हो गया, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 डिग्री, तो आंसर हो गया 60 डिग्री अपस्ट्रीम। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ स्विमर क्रॉसेस द अ फ्लोइंग रिवर ऑफ विड्थ d टू एंड फ्रो इन टाइम t1। टू एंड फ्रो मतलब ये रिवर फ्लो कर रही है v2 स्पीड से, वो टू एंड फ्रो मतलब यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाने का मतलब वो अगर v1 स्पीड से फ्लो कर रहा है, v2 रिवर की स्पीड है, तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड ये हो गई, मतलब उसकी रिजल्टेंट स्पीड हो गई अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो जाके वापस आने का टाइम कितना हो गया? t1 टाइम, डबल ऑफ, क्योंकि जाने का इंटू 2 करोगे तो वापस आने का, डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये बात समझ में आई? d अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का मतलब एक साइड जाने का, इंटू 2 किया तो वापस आने का भी टाइम ऐड हो गया, तो ये हो गया t1। आगे क्या बोला? द टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन स्ट्रीम इज t2। ओके, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है जी। एलसीएम लो, d कॉमन ले लो, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और इधर ऐड हो क्या आ गया 2v1। नंबर 2, t3 बोला टाइम द स्विमर वुड टेक टू स्विम डिस्टेंस 2d इन स्टिल वाटर, 2d by v1। नंबर 3, आपको प्रूव करना है t1 स्क्वायर इज t2 इंटू t3, सो t2 इंटू t3 निकालो। t2 कितना है? 2dv1 अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इंटू t3 करूंगा 2d अपॉन v1, v1 से v1 कट गया, ये आ गया 4d स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यही था t1 स्क्वायर। देखो t1 का स्क्वायर करो, यही आता है, सो प्रूव हो गया। क्लियर? ये था नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर्स पर आवर। ही वांट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर्स वाइड रिवर, ओके, फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर्स पर आवर। ही कीप्स हिमसेल्फ एट एन एंगल ऑफ 120। ओहो, ये क्वेश्चन ना आज क्लास
एंड में कराऊंगा, ये कंपोनेंट्स पे बेस्ड है, कंपोनेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आज ही कराऊंगा, इसी क्लास में होगा, वीडियो के बिल्कुल आखिरी में होगा कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, अब आज पहले हम करेंगे अब आज के कॉन्सेप्ट्स। ठीक, आज का टॉपिक है बेटा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। पहले लॉजिक समझो, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, इसको स्टेटमेंट वाइज हम क्या बोलते हैं, आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। यही मतलब होता है, ए और बी का रिजल्ट क्या है, आर। इसी का दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ आर। आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरल मीनिंग ऑफ कंपोनेंट। लिटरल मीनिंग ऑफ कंपोनेंट मतलब क्या होता है, कंपोनेंट जिससे वो चीज बनी है। तो आर किससे बना है, ए और बी ने मिलके क्या बनाया, आर बनाया, वो रिजल्टेंट है, टोटल है, सम है। ठीक, नाउ ये बात समझ में आई। अब जरा एक बात बताओ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें इंडिविजुअल वो पता होते थे वेक्टर्स, हम क्या निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे। अब हम रिवर्स करेंगे, हमें रिजल्टेंट पता होगा, हम इंडिविजुअल वो निकालेंगे वेक्टर्स। जैसे ये एक आर वेक्टर है, मुझे बोला बताओ इसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे। ये तो बड़ा वेग सा क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया, दिस प्लस दिस मे गिव यू रिजल्टेंट, ये जो दो मैंने बनाए, दिस प्लस दिस विल ऑल्सो गिव यू दिस रिजल्टेंट, दिस प्लस दिस, पॉलीगन लॉ लगाओ, ये तीनों मिलके भी तो रिजल्टेंट देंगे, इजंट इट। मतलब रिजल्टेंट किन्हीं भी वेक्टर्स का हो सकता है, एक ही रिजल्टेंट बहुत सारे वेक्टर्स का भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन के वेक्टर्स का हो सकता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अ वेक्टर may have any number of components। किसी भी वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। हमें क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में सबको अरेंज करना है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट ज्वाइन कर देनी है। तो अगर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पता हो, जितने मर्जी वेक्टर बना दो, वो सब क्या हो जाएंगे, उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात। तो हम करें क्या, हम इसमें स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले मैं 2D में बात करूंगा और ज्यादातर 2D में ही काम आएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स along the coordinate axis are called rectangular components। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी, एक्स और वाई, 2D में तीन होती तो तीनों में, अभी 2D की बात कर रहा हूं। तो एक्स और वाई के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब ध्यान देना इधर, सपोज ये मेरे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने बना दिया, आपके पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग कौन से होंगे। अगर मैं एक वेक्टर ये बना दूं और दूसरा ऐसा परपेंडिकुलर बना दूं,
तो ये x और y कंपोनेंट्स हो जाएंगे. वन इज अलोंग x एक्सिस, द अदर वन इज अलोंग y एक्सिस, राइट. इसी को आप ऐसे भी तो बना सकते हो. यही दो वेक्टर्स, यही दो वो थे एक्सिस, ये वेक्टर था. क्या आप ऐसे और ऐसे, एक ही बात है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं सपोज वो बना लेता हूं रेक्टेंगल, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है ना. सो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ए और बी क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन अलोंग एक्स एक्सिस, द अदर वन अलोंग वाई एक्सिस. इतनी बेसिक बात समझ में आई. वैल्यू क्या होती है वो भी इशू अलग है, पहले इतनी बात समझ में आई. अब आ जाते हैं इसकी वैल्यूज पे. सपोज आपके पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. ठीक, यहां से परपेंडिकुलर डाल लो. इस लेंथ को मैंने x बोल दिया, इस लेंथ को मैंने y बोल दिया. तो जो स्मॉल x लिखा है ये क्या होगा? x कंपोनेंट. जो स्मॉल y लिखा है ये क्या होगा? y कंपोनेंट. x अपॉन a cos थीटा लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस x कितना हो गया? a cos थीटा. y अपॉन a साइन थीटा लिख सकते हो, मींस y कितना हो गया? a साइन थीटा. तो x कंपोनेंट क्या होगा? a cos, y कंपोनेंट क्या होगा? a साइन. ठीक, मतलब आप, अगर आपके पास ये वेक्टर है a वेक्टर, मुझे इसको कंपोनेंट में तोड़ना है, तो मैं इस a की जगह यहां लिखूंगा a cos थीटा और इस तरफ लिखूंगा a sin थीटा. मतलब आप इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? a cos थीटा अलोंग x एक्सिस, तो a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप a sin अलोंग y एक्सिस. ठीक है, ये तो हो गया मैथमेटिकल. कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं जरा इसको, ध्यान देना. ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं एक फोर्स लगाता हूं 5 न्यूटन की. इस फोर्स से बॉडी मूव करेगी, अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ जाएगी, तो बॉडी एक्स एक्सिस में भी मूव करेगी और वाई एक्सिस पे भी मूव करेगी. तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग कितना इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट. इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग, ये थीटा एंगल है सपोज, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना इफेक्ट है इस फोर्स का उसको बोलेंगे 5 cos थीटा. वाई एक्सिस के अलोंग कितना इफेक्ट है उसको बोलेंगे 5 sin थीटा. सो कंपोनेंट बेसिकली मतलब होता है उस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. सिंपल पेंडुलम पता है, ये सीलिंग है, यहां से मैंने एक बॉब के साथ पेंडुलम को हैंग कर दिया, मैं उसे थीटा एंगल पे लेके जाता हूं. ठीक, छोड़ देता हूं, वापस आएगा. वापस आएगा तो क्या सिचुएशन होगी? ये उसका सेंटर है, यहां पे उसका वेट एक्ट कर रहा है बॉब का. इस वेट के आप दो कंपोनेंट्स बना सकते हो. इसको एक्सटेंड करो और ये ऐसे कर लो. ये थीटा, तो ये थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. mg के दो कंपोनेंट्स हुए, एक इफेक्ट हुआ mg cos थीटा, दूसरा इफेक्ट इस तरफ हुआ, ये हुआ mg sin थीटा. एंगल के साथ वाला देखो, ऊपर देखो, एंगल के साथ वाला बेस है, बेस क्या बन जाता है? cos, और एंगल के सामने वाला कौन है? sin. ये क्या बन जाता है? sin थीटा. सो a x y फोर्स f कुछ भी हो, f हो, एंगल के साथ उसका क्या इफेक्ट होगा? f cos. सामने की साइड कौन सा इफेक्ट होगा? f sin. सो mg का एंगल के साथ वाला इफेक्ट क्या होगा? mg cos, और दूसरा परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? mg sin.
तो ये mg sin थीटा है जिसकी वजह से पेंडुलम वापस खिंच रहा है। mg की वजह से वापस नहीं खिंच रहा, किसकी वजह से वापस खिंच रहा है? वापस खींचने वाली फोर्स कौन सी है? mg sin थीटा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? और देखो इसके एग्जांपल्स। तो मैंने क्या बोला, कंपोनेंट की बात की थी ना, मैंने बोला कि अगर आपके पास ये एक F फोर्स है, ये थीटा एंगल बना रही है, तो इस F फोर्स को आप दो फोर्सेस में ब्रेक कर सकते हो, एक अलोंग एंगल के साथ वाला कॉस और दूसरा कौन सा? साइन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास यही फोर्स है F, बट अब एंगल आपको y एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो एंगल के साथ वाला कौन हो जाएगा? कॉस, और दूसरा कौन हो जाएगा? साइन। मतलब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा F sin थीटा अलोंग x एक्सिस और F cos थीटा अलोंग y एक्सिस। ये क्या बन जाएगा? ये वाला पहला वाला व्हाइट वाला F cos थीटा अलोंग x एक्सिस, F sin थीटा अलोंग y एक्सिस। और एग्जांपल देखो, सपोज मैं बोलता हूं कि फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, थीटा एंगल पे, ब्रेक करो। अब एंगल के साथ वाला हुआ F cos और दूसरा हुआ F sin। कहां बनाना होता है? ऐसे कि वो रेक्टेंगल बन जाए, क्योंकि अभी आप पैरेललोग्राम में क्या बना रहे थे? पैरेललोग्राम लॉ में आपको दो x और y एक्सिस के अलोंग दिया होता था, आप रिजल्टेंट बनाते थे। अब आपको रिजल्टेंट दिया है, x और y के अलोंग लिखना है। सो ये हो जाएगा F वेक्टर हो जाएगा F cos थीटा अलोंग नेगेटिव x एक्सिस और F sin थीटा अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो ये हो जाएगा माइनस F cos थीटा i कैप माइनस F sin थीटा j कैप। आई बात समझ? पक्का? अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में समझाऊंगा। सो कंपोनेंट्स का, अभी टू डायमेंशन की ही बात कर रहा हूं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर आप ब्रेक कर दो अलोंग x और y, ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक, इसके कुछ और एग्जांपल देखो। क्वेश्चन आता है ऐसे, एक्सप्लेन व्हाई इट इज ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। लॉन रोलर पता है ना क्या होता है? ये एक रोलर है, हेवी रोलर है, वो क्रिकेट पिच पे जो यूज करते हो। इसको पुल करना आसान है, इसको पुश करना मुश्किल है। सेम फोर्स है, पुलिंग इजी होगी, पुशिंग डिफिकल्ट होगी। ऐसा क्यों भाई? देखते हैं। कंपोनेंट्स बनाओ। ये इसका सेंटर, कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही हैं? एक इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे, ये आपने फोर्स लगाई थीटा एंगल पे, तो इस फोर्स का फॉरवर्ड कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, और इस फोर्स का ऊपर की तरफ कंपोनेंट हुआ F sin थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? सो F sin थीटा क्या करेगा? वेट को अपोज कर रहा है, मतलब इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में देखो, mg नीचे एक्ट कर रहा है, वेट वो तो लगेगा ही लगेगा। F का दो कंपोनेंट्स होंगे, इस तरफ एक्ट करेगा F cos, जो कि लॉन रोलर को फॉरवर्ड मोशन करा रहा है, वो तो सेम है, पहले भी F cos करा रहा था, अब भी F cos करा रहा है। फर्क कहां आया? अब F sin जो है वो नीचे लगेगा। Isn't it? वेक्टर ऐसे है तो ये हेड्स मीट करेंगे ना, अगर ये टेल है तो टेल्स मीट करेंगे, ऐसे ही निकलता है पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट। सो अब ये F sin थीटा क्या करेगा? इफेक्टिव वेट को बढ़ा देगा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? पहले तो ये डायग्राम्स बनाओगे। फिगर 1, फिगर 2 नाम दे देता हूं इसको। इन केस ऑफ पुशिंग अ लॉन रोलर, one component of force F cos theta moves it forward while other component
increases the effective weight. एक कंपोनेंट क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड मूव कराएगा, दूसरा क्या करेगा, इफेक्टिव वेट को बढ़ा देगा. इन केस ऑफ, एज इन सेकेंड फिगर, इन केस ऑफ पुलिंग अ लॉन रोलर, one component f cos theta moves it forward while other component decreases the effective weight, as in first. Therefore, pulling a lawn roller is easier than pushing. समझ में आई बात? डायग्राम बनाने जरूरी है, बिना उसके आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते. लॉजिक क्लियर? एक और एग्जांपल देखो. क्वेश्चन की फॉर्म में सोच लो या वैसे ही सोच लो. इंक्लाइन प्लेन पे आप ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, दर्द होती है, थक जाते हो. नीचे उतरना बड़ा आसान होता है. क्यों होता है? आप कहते हो सर ग्रेविटी का इफेक्ट है, फिजिक्स है. एक्सप्लेन करो कौन सी फोर्स. ये इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से देखना. ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है. ये कोई बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे. इस बॉडी के कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी? ये इसका सेंटर, इस पे एक्ट करेगा वेट नीचे की तरफ. कंपोनेंट्स बनाते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन. ये हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. ये y एक्सिस, x और y एक्सिस. दिस इज थीटा, तो दिस इज थीटा. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? नहीं. ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? नहीं. ये वर्टिकली ऑपोजिट है? नहीं. ये प्रॉपर्टी यूज होती है एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम. मतलब ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में कुछ एंगल है. इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर होंगे उनमें सेम एंगल होगा. मैं इसको जरा दूसरे तरीके से बनाता हूं. ये दो लाइंस हैं, इनके परपेंडिकुलर्स, ग्रीन वाली के परपेंडिकुलर ये ग्रीन वाली हो गई. मतलब ये एंगल क्या हुआ? 90 माइनस थीटा. रेड के परपेंडिकुलर रेड वाली बनाता हूं. ये पूरा 90 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करो. थीटा आया सॉल्व करके. मतलब जो दो लाइंस के बीच में एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल होगा. यहां पे देखो, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेट है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये मैंने बनाया. तो जो इन दोनों के बीच में एंगल होगा वही इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल होगा. ठीक है. सो mg के दो कंपोनेंट्स बनाओ. एक एंगल के साथ वाला mg cos और दूसरा mg sin. तो ये जो mg sin थीटा है, ये वाला, ये क्या कर रहा है? ये बॉडी को नीचे पुल करने का काम कर रहा है. ठीक है. जो mg sin थीटा है ये बॉडी को नीचे पुल करने का काम कर रहा है. इसीलिए ऊपर जाने में ये अपोज करेगा और नीचे आने में ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. क्लियर? समझ में आ गई? ये थे दो एग्जाम्पल्स, थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स. अब मैथमेटिकल देखते हैं कंपोनेंट्स का और क्या काम है. एक वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे अभी लास्ट में, जो 13th मैंने आपको भी छुड़वाया था पिछली एक्सरसाइज का. पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. आपको बोला फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट P. ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये P पॉइंट है. P पॉइंट पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं.
आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है। पहले वो फोर्सेस बना देता हूँ क्वेश्चन में जो दी हुई है। एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, एक इधर लग रही है 45 डिग्री पे 5√2 न्यूटन, एक ऊपर की तरफ लग रही है 2 न्यूटन, एक इस तरफ लग रही है 30 डिग्री पे 2√3 न्यूटन, एक नीचे लग रही है 5 न्यूटन, एक इस तरफ लग रही है 30 डिग्री पे 5√3 न्यूटन। ये फोर्स है A B C D E F, 5 फोर्सेस एक्ट कर रही। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते? 2 का तो फॉर्मूला है, 3 का तो है नहीं, 5 का भी नहीं है। अब क्या करोगे? आप सबको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, वेक्टर फॉर्म लिखो। ए फोर्स 10 न्यूटन का है अलोंग एक्स एक्सिस, सो 10 आई कैप, खत्म। ए का एक्स के अलोंग है तो इसका कोई कंपोनेंट वाई के अलोंग नहीं होगा। एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है? 0 डिग्री, सो एक्स कंपोनेंट क्या हुआ? 10 cos 0, और वाई कंपोनेंट क्या हुआ? 10 sin 0। 10 cos 0 क्या हो गया? 10, 10 sin 0 क्या हो गया? 0, तो 10 आई कैप। डी वेक्टर पे आते हैं, ध्यान देना। 5√2 45 डिग्री पे, तो एंगल के साथ 45 डिग्री है, सो 5√2 cos 45, एक्स एक्सिस के अलोंग। ऐसे फोर्स है तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, एक ऊपर की तरफ हो गया 5√2 sin 45 जे कैप। सॉल्व करो, cos 45 1/√2 होता है, तो ये 5i प्लस 5j, मानते हो? सी वेक्टर पे आते हैं। सी वेक्टर ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये हुआ 2j कैप। डी वेक्टर पे आते हैं। डी वेक्टर इधर बना देता हूं साइड में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डी था 30 डिग्री पे 2√3 न्यूटन, सो एक कंपोनेंट इधर होगा लेफ्ट में और एक ऊपर की तरफ। जो लेफ्ट वाला हो गया वो क्या हो गया? 2√3 cos 30 नेगेटिव आई कैप के अलोंग, हाँ कि ना? और एक हो गया ऊपर की तरफ 2√3 sin 30 जे कैप पॉजिटिव वाई की तरफ। ठीक है, इसको सॉल्व करो। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, आंसर आ गया 3, तो -3 आई कैप। sin 30 कितना होता है? हाफ प्लस √3 जे कैप। डी वेक्टर आ गया। ई वेक्टर निकालते हैं। ई वेक्टर इधर बनाता हूं, ये रहा ई वेक्टर, 5√3 न्यूटन है, ये 30 डिग्री है, तो एक कंपोनेंट नीचे और एक लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट वाला पहले एक्स कंपोनेंट देखो, वो क्या होगा? 5√3 sin 30 इंटू माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स के अलोंग है। एक जो नीचे की तरफ है वो गया 5√3 cos 30 एंगल के साथ वाला माइनस जे कैप। तो ये सॉल्व करके कितना है? sin 30 कितना होता है? हाफ, -5/2 √3 आई कैप। cos 30 कितना होता है? √3/2, ये हो गया 15/2 जे कैप। एफ पे आते हैं। एफ नीचे की तरफ है, एफ फोर्स क्या होगी? नीचे की तरफ है, तो माइनस में -5 जे कैप। मानते हो? एक बार सबको दोबारा लिख लेता हूं। ए वेक्टर मेरे पास आया है 10 आई कैप, बी वेक्टर मेरे पास आया है 5i प्लस 5j, सी वेक्टर है 2j, डी वेक्टर है -3i प्लस √3j, ई वेक्टर है या ई फोर्स है -2.5 √3 आई कैप, -7.5 जे कैप, और एफ वेक्टर है -5 जे कैप। रिजल्टेंट निकालना है, सबको ऐड कर दो। आई वाला आई से 10 + 5 15, 15 में 3 गया 12, 12 में -2.5 √3 आई कैप, और जे वाले में 5 + 2 7, 7 में -5 तो 2, 2 में -7.5, 2 में -7.5 है तो -5.5, -5.5 प्लस √3, तो √3 -5.5 जे कैप। मानते हो? अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल देता हूं। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा
2.5 रूट 3 4 के आसपास, तो ये अराउंड 8 आई, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, अराउंड 8 आई। और 1.7 में से 5.5 माइनस कर देता हूं, तो ये आपके पास आया 1.5 माइनस हुआ तो 4, 3.7, 3.8 माइनस 3.8 जे कैप, मैं अप्रॉक्सीमेट निकाला है, मैंने नहीं कैलकुलेट किया। यहाँ तक क्लियर? तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। इससे क्या पता लगा? रिजल्टेंट जो है वो x पॉजिटिव y नेगेटिव में है। x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये रिजल्टेंट आएगा ओवरऑल। इसका रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा? 8, y कंपोनेंट क्या होगा? 3.8। इसका ये मतलब है, मतलब रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो होगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना। और अगर रिजल्टेंट का एंगल निकालना है x एक्सिस के साथ एंगल फाइ, तो रिजल्टेंट का एंगल होगा 3.8 बाई 8 tan फाइ। ये आपको याद होगा, मैंने बताया था ai प्लस बीजे रिजल्ट, इस वेक्टर का एंगल x एक्सिस के साथ क्या होता है? y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। याद होगा पिछली या पिछले से पिछले वीडियो में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज किया था मैंने बोला था एक हॉरिजॉन्टल हो एक वर्टिकल हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। अब ये x एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस मींस वर्टिकल, और tan फाइ अगर एंगल आपको हॉरिजॉन्टल के साथ निकालना है तो वो होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग लगा? और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं साथ में। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट का, आपको बोला द मैग्नीट्यूड्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 3 and 4। तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 है, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 4 है। सो मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल है 3 न्यूटन, वर्टिकल है 4 न्यूटन। एक कॉस होता है, एक दूसरा साइन होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स? ओके, सो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? r cos थीटा 3 न्यूटन, मैं उसके साथ मान रहा हूं डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के साथ मान रहा हूं। और r sin थीटा हमें क्या दिया हुआ है? 4। आपको नेट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो इनकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो r स्क्वायर कॉमन, 9 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 9 प्लस 16 25 हो गया, तो r कितना आ गया? 5 न्यूटन। ये रिजल्टेंट आ गया। और एंगल के लिए tan 5 क्या फॉर्मूला बताया मैंने? वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल 4/3, तो 5 हो गया tan इनवर्स 4/3 विद x एक्सिस। समझ में आई बात? और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, उस पे भी बताता हूं। आपको बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2 फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। एक इस तरह से है, ये अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। इस तरह से ये 2 रस्सियां बंधी हुई हैं, स्ट्रिंग्स बंधी हुई हैं, और ये वेट एक्ट है यहाँ पे 60 kg। ये है 50 डिग्री एंगल, यहां पे है T1 फोर्स और इधर है T2 फोर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। ये एक सीलिंग है, इससे एक बॉडी को हैंग किया हुआ है आपने। ये बॉडी सपोज 5 kg की है, तो 5g नीचे एक्ट करेगा, इसका वेट जैसे 60 kg है तो नीचे एक्ट करेगा 60g, mg इज द वेट। जो स्ट्रिंग है वो उसे सपोर्ट करनी चाहिए ना, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाती। तो यहां पे 5, यहां पे एक फोर्स होती है, उसको बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। वो क्या होती है? सपोर्टिव फोर्स, उसको बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन क्या करेगी? 5g को बैलेंस कर देगी। तो टेंशन में क्या बोलूंगा? 5g के बराबर है। तो जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, रुका होता है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड के बराबर होती है, लेफ्ट फोर्स राइट के इक्वल होती है। मैं स्टैंडिंग हूं, रुका हूं, तो मेरा वेट को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना। मैं चेयर पे बैठा हूं, तो चेयर जो है वो मुझे रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है जो मेरे वेट को बैलेंस कर रही है। मैं रोड पे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं तो मतलब मेरे वेट को रोड का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। मैं हवा में नहीं चल सकता क्योंकि मेरे वेट को कोई बैलेंस ही नहीं करता, मैं नीचे गिर जाता। इक्विलिब्रियम जब भी होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, अप डाउन के इक्वल। तो यहां पे देखो, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना दो, ये 50 डिग्री है तो ये 50 हुआ,
T2 हो गए कंपोनेंट्स बनाओ, T2 cos 50 और T2 sin 50। अगर इक्विलिब्रियम है, मैंने क्या बोला, लेफ्ट इक्वल टू राइट, T1 इक्वल टू T2 cos, अप इक्वल टू डाउन, T2 sin इक्वल टू 60G। इससे T2 निकलेगा, T2 आ गया 60G बाय साइन 50। T2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, T1 निकलेगा 60G cot 50 डिग्री। ये cot 50 sin 50 ये सब टेबल्स की वैल्यूज हैं। लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर? तो कंपोनेंट्स ऐसे काम करता है। एक और देखो, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है a sailboat sails 2 kilometers east, 2 kilometers east, then 4 route 2 kilometer north east। अलग अलग है, पहली डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं। पहली डिस्प्लेसमेंट है 2 kilometers east, तो 2 i cap। 4 route 2 kilometers नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोला होता तो बिल्कुल मिडिल, मतलब 45 डिग्री। तो ये हो गया 4 route 2 cos 45, मतलब 4i cap, या सिर्फ अभी वैल्यू लिखो 4। इसी तरह यहां ऊपर 4 route 2 sin 45, sin 45 भी 1/√2, तो ये भी 4 हो गया। तो जो सेकेंड डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 4 along x एक्सिस, मतलब 4i cap, और 4 along y एक्सिस 4j cap, 4i plus 4j। ठीक। थर्ड, आगे क्या बोला, देन एन एडिशनल डिस्टेंस इन एन अननोन डायरेक्शन, D3 नहीं पता, डायरेक्शन भी नहीं पता, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। ठीक है, आगे क्या बोला जी, इट्स फाइनल पोजिशन इज 5 route 2 डायरेक्टली ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब रिजल्टेंट दिया हुआ है 5i cap। यहां से शुरू हुआ था, फाइनली वो यहां पे 5 किलोमीटर पे, तो 5i cap रिजल्टेंट है। अब बताओ D को क्या लिख सकते हो, D1 प्लस D2 प्लस D3। तो आपके पास D3 कितना हुआ, D माइनस D1 प्लस D2। D कितना है 5i cap माइनस D1 प्लस D2, जोड़ो D1 D2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा 6i प्लस 4j। सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया माइनस i cap माइनस 4j cap। सो ये D3 हो गया। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, माइनस i cap माइनस 4j cap का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट नेगेटिव x के अलोंग एंड 4 यूनिट नेगेटिव y के अलोंग, तो वो यहां पे पहुंचेगा। ये 1 यूनिट होगा और ये 4 होगा, मतलब ये 5 एंगल हो गया। मतलब D3 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √1 + 16 √17 किलोमीटर्स। और डायरेक्शन क्या होगी, tan phi हो गया 4/1 या B/A, tan phi हो गया tan इनवर्स 4, इतना एंगल साउथ ऑफ वेस्ट। आई बात समझ, क्लियर? अब हम वो एक क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 आपका मिस हुआ था पिछली एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 13 प्रीवियस एक्सरसाइज। वो क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h इन स्टिल वाटर। ये रिवर है जी, मैन 3 km/h से स्विम कर सकता है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ 500 meters वाइड रिवर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 km/h। रिवर फ्लो कर रही है जी 2 km/h से टुवर्ड्स राइट। ओके, he keeps himself always at an angle of 120 डिग्री with the river flow। रिवर फ्लो राइट साइड पे है, इसके साथ 120 डिग्री पे वो स्विम करता है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विच इज 3 km/h। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दो। क्लियर है यहां तक? ओके, वो कहां पहुंचेगा? अब ये तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ना, ऐसा तो हमने किया ही नहीं।
वो कहां पहुंचेगा, वर्टिकल भी नहीं बोला कि पहुंचा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने पिछली एक्सरसाइज में नहीं कराया। यहां पे हमने कंपोनेंट्स बना दिए एक्स और वाई। एंगल्स पे ध्यान देना जरा बेटा, ये टोटल 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है, मतलब ये एंगल हो गया 30 डिग्री। मानते हो? मुझे तो नहीं पता रिजल्टेंट का है, मुझे पता है नहीं पता। ओके, निकालना क्या है, टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। इसका कंपोनेंट मतलब जो उसकी वेलोसिटी है उसका इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, सिर्फ ये इफेक्ट है। मानते हो? उसके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक उसकी अपने एफर्ट की और एक रिवर की। रिवर का कोई कंपोनेंट नहीं है इस तरफ। क्यों नहीं है कंपोनेंट? क्योंकि रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, वो उसे वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं धक्का दे रही, उसको वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ अपना एफर्ट की वजह से वो आगे जा रहा है। आप खुद सो, एक और बात ये याद होगा अभी आपको, अगर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, और अगर वर्टिकल कोई फोर्स है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। जो एंगल पे होता है सिर्फ उसी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो इसी क्वेश्चन पे। तो मैन की जो वेलोसिटी है उसका इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा होगा, 3 cos 30 डिग्री। ये वर्टिकल इफेक्ट हुआ, मतलब उसे टाइम कितना लगेगा, वर्टिकल डिस्टेंस 500 मीटर डिवाइडेड बाय वर्टिकल स्पीड। वर्टिकल स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ये 500 मीटर्स है, ये 3 cos 30 किलोमीटर पर आवर है। चेंज कर देता हूं यूनिट्स को, ऊपर 0.5 किलोमीटर हो गया, नीचे 3 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2। सॉल्व करके आया 1/3 √3 आवर्स। क्लियर? पक्का? श्योर? अच्छा, अब उसका रिजल्टेंट भी बनाते हैं। आपको बोला एट व्हाट पॉइंट ही विल अराइव ऑन द ऑपोजिट बैंक। आता हूं जरा, दोबारा बना रहा हूं डायग्राम को। इस मैन के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक रिवर की वेलोसिटी उसके पास है क्योंकि रिवर उसे धक्का दे रही है, दूसरी उसकी अपनी वेलोसिटी उसके पास है, वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। ये उसका रिजल्टेंट हो गया। मानते हो? कोई टेंशन किसी को यहां तक? मैंने क्या बनाया था, ये एक्सेस बनाई थी, ये एंगल था 30 डिग्री। ठीक? पक्का? नो इश्यूज यहां तक? अब आपको निकालना है कि ऑपोजिट बैंक में वो कितना अराइव करेगा। हॉरिजॉन्टल, अभी मैंने वर्टिकल की बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो उसका इफेक्ट है वीआर का, और एक इफेक्ट है वीएम के नेगेटिव का। क्योंकि देखो ये इस तरफ फोर्स है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर था जो हमने टाइम के लिए यूज कर लिया, एक कंपोनेंट ये भी तो होगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, Vm sin 30। मतलब उसकी नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसकी कितनी हो गई, Vr में से Vm sin 30 सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट क्यों, ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। Vr कितना है, राइट साइड पे वेलोसिटी कितनी है, राइट साइड पे वेलोसिटी है रिवर की विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। Vm कितना है, 3। sin 30 कितना होता है, हाफ। आंसर कितना आया, 0.5 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टली वो ओवरऑल इस स्पीड से जा रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल में, डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, आधा, सॉरी स्पीड कितनी है, 0.5, बिल्कुल ठीक, हाफ। और कितनी देर उसे लगी थी, 1/3 √3। तो आंसर आया 1/6 √3 किलोमीटर। इतना वो आगे जाएगा। समझ में आया? ध्यान दो, माइंड इट। इस टाइप का क्वेश्चन आज तक स्कूल एग्जाम्स में नहीं आया, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, दोबारा देखो, मैंने बोला कि जब वो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब मैं स्विम कर रहा हूं तो मेरे पास दो स्पीड्स हैं, एक मेरे स्विमिंग एफर्ट की स्पीड, दूसरी रिवर की स्पीड जो कि मुझे मिल गई, तो मेरा रिजल्टेंट वो किसी डायरेक्शन में होगा। इतनी बात समझ में आती है। अब मेरे को निकालना है कि मेरे को कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए। मैंने क्या देखा कि मेरी ओवरऑल स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है। वर्टिकल डायरेक्शन में इस स्पीड का कोई पार्ट नहीं है, इस स्पीड का एक पार्ट है, तो वो पार्ट निकाला मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, टाइम आ गया। अब देखना है कि हॉरिजॉन्टली कितना आगे चला गया, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड में किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, और इसके एक कंपोनेंट का पार्ट है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हॉरिजॉन्टल स्पीड ओवरऑल आ गई, ओवरऑल हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस। समझ में आया? अभी इसके और क्वेश्चंस होंगे, ये और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, पर ये डिफिकल्ट है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें। ठीक, आपका आज होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क है आपका असाइनमेंट से पेज 57 एक्सरसाइज 4.19 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 क्वेश्चन है सिर्फ। ये 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने माइंडेड, इसमें डाउट आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।